हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आपके घर पर सब अच्छे होंगे, आप भी अच्छे होंगे, आपकी सोसाइटी स्वस्थ होगी। आज मैं एनसीईआरटी सिविक्स क्लास 10 चैप्टर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म अर्थात संघवाद का एमसीक्यू पार्ट 2 लेकर आया हूं। पहले वाले पार्ट में मैंने 10 क्वेश्चन कराए थे। मैं हर क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आता हूं ताकि हिंदी भाषी और इंग्लिश भाषी दोनों इसे देख सके। मैं एक एक क्वेश्चन के अंतर्गत सारे एक्सप्लेन करते जाता हूं, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करूंगा एनसीईआरटी सिविक्स क्लास 10 का चैप्टर 2 एमसीक्यूज पार्ट 2। ये मैं एनसीईआरटी बुक से ही एमसीक्यूज बनाता हूं। चलिए, तो आपका मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है कुश कुमार। आपका आप ही के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है जिसका नाम है आईक्यू अड्डा एन इजी लर्निंग। आप यूट्यूब पर जाकर के सर्च करिएगा आईक्यू अड्डा, ये येलो वाला लोगो देखकर ही सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं फेडरलिज्म संघवाद एनसीईआरटी क्लास 10 का एमसीक्यू पार्ट 2। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट नेचर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द ट्रू सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। मतलब भारत में संघवाद की सच्ची सफलता के लिए किस प्रकृति को हम जिम्मेदार दे सकते हैं कि किसके कारण हमारे देश में संघवाद आया है, संघवाद का निर्माण हुआ है। हम डेमोक्रेटिक रूप से हम लोग जीवन जी रहे हैं, प्रजातांत्रिक आधार पर हमारा संविधान का निर्माण हुआ है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है रिलीजियस पॉलिटिक्स, दूसरा ऑप्शन है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, तीसरा ऑप्शन है इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। देखिए, आपको चैप्टर समझ में आया होगा या फिर आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। तो भारत किसी धर्म को नहीं मानता है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट होता है। भारत किसी आर्थिक व्यवस्था पर बल नहीं देता है कि कोई अमीर है कोई गरीब है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। हमें राजनीतिक अधिकार दिया गया, सरकार के अंतर्गत सब समान है, कानून के अंतर्गत सब समान है। तो हमें जो ये संघवाद का निर्माण हुआ है हमारे देश का, उसमें राजनीतिक स्तर पर फोर्स देकर के, बल देकर के हमें स्वतंत्रता दी गई थी। और इसी राजनीतिक पार्टी मिल करके जो कांग्रेस था हमारा संविधान सभा बना और जाकर के पार्लियामेंट का निर्माण करता है। तो ओवरऑल डेमोक्रेटिक पर बल देता है, क्योंकि हमारा संविधान के अंतर्गत प्रेम्बल भी, प्रस्तावना भी यही हमें बताता है। ठीक है, वो प्रस्तावना हमारा शुरुआत भी होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये मैंने कहां से लिया याद रखिएगा, ये मैंने लिया है पेज नंबर 19 एनसीईआरटी बुक क्लास 10 से। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर लगाया है इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हेन इंडिया स्टार्टेड इट्स जर्नी एज अ डेमोक्रेसी इन 1947 सम स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ। मतलब जब भारत 1947 में लोकतांत्रिक देश बनता है तब इसकी शुरुआत होती है, और कुछ राज्यों का निर्माण भी होता है। तो कुछ राज्यों का निर्माण होता है किस आधार पर होता है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है रिलीजन, दूसरा ऑप्शन है कास्ट, तीसरा ऑप्शन है रेस, चौथा ऑप्शन है लैंग्वेज। मतलब कुछ राज्यों का 1947 के आजादी के बाद कुछ राज्यों का निर्माण हुआ था, तो किस आधार पर होता, धर्म के आधार पर हुआ था, जाति के आधार पर हुआ था, नस्ल के आधार पर या भाषा के आधार पर। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा भाषा, मतलब लैंग्वेज ग्रुप, ऑप्शन डी। अब ये मैंने लिया है पेज नंबर 19 से, याद रखिए पेज नंबर 19 से मैंने इसे लिया है। हमारे देश में 1947 के बाद जो भी कुछ राज्यों का निर्माण हुआ तो भाषा के आधार पर होता। धर्म जात नस्ल हमारे संविधान नहीं अपनाया है, ठीक है ना, हम लोगों ने अपनाया। ये 12 का मैंने पेज नंबर 19 से मैंने इसे नहीं लगा, क्योंकि पेज के तोड़ तोड़ के मैंने स्टडी किया तो वहां से क्वेश्चन मैंने बनाया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट ऑन द बेसिस ऑफ। मतलब कुछ राज्य तो भाषा के आधार पर बने थे, लेकिन कुछ राज्य भाषा के अलावा किसी और आधार पर भी बने थे। तो वो कौन से आधार थे, कौन से पिलर बने थे कि राज्यों का निर्माण करना पड़ा उन्हें। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन, पहला है कल्चर, दूसरा है इथनिसिटी, तीसरा है ज्योग्राफी, और चौथा है ए बी सी। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा ए बी सी। तीनों के आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ था। संस्कृति, जातीयता, भूगोल, याद रखिएगा, संस्कृति, जातीयता, भूगोल के आधार पर भी राज्यों का। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट जाइएगा उस तरफ क्या है, पूरा एकदम हम लोग से कल्चर ही अलग है। साउथ में जाइएगा तो कल्चर अलग है, नॉर्थ में जाइएगा तो कल्चर अलग है। अब एकदम महाराष्ट्र गुजरात तरफ जाइएगा तो उधर भी कल्चर वगैरह सब अलग है। ठीक है, तो ये भी मैंने पेज नंबर 19, अभी पेज नंबर 19 से बहुत क्वेश्चन मिल रहे थे, इसलिए मैंने पेज नंबर 19 से ही उठाया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कहता है some languages lived in a system, some language on the basis or not on the अरे बाबा, हाँ देखिए, द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंस बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी, यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बीन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी।
मतलब निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का निर्माण मतलब जातीयता सॉरी संस्कृति, जातीयता और भूगोल के आधार पर हुआ था। ठीक है, तो आपके पास पहले तीन पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट कहता है नागालैंड, दूसरा पॉइंट कहता है उत्तराखंड, तीसरा पॉइंट कहता है झारखंड। तो इनमें से किनका किनका निर्माण हुआ था, किस किस का निर्माण हुआ था? तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है, पहला है 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है 1 2 3, चौथा ऑप्शन है 1 और 2। सॉरी, यहाँ भी सेम ऑप्शन हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ 1 और 3 होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन सी 1 2 3। मतलब नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड, इन तीनों का निर्माण हुआ था संस्कृति से, भौगोलिक स्तर पर। ठीक है, याद रखिएगा। तो नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड का निर्माण हुआ था। देखिए ये मैंने लगाया भी है, पेपर कटिंग है इसका, पेज को क्लिक करके मैंने लगाया। ये भी पेज नंबर 19 से, लगातार पेज नंबर 19 से मैं क्वेश्चन उठाया हूँ। डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी, दीज इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 15 कहता है हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 18th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब 8वीं अनुसूची जो हमारा संविधान के अंतर्गत, हमारे संविधान के अंतर्गत है, तो उस 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है 114, मतलब 114, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 40, चौथा ऑप्शन है 15। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब 22। हमारे 8th शेड्यूल को लैंग्वेज शेड्यूल भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन ए में 114 क्या है? देखिए 114 क्या है, आप पेज पलटिएगा, ये पेज नंबर मैंने 22 से लिया है। आप वहां पर ब्राउन कलर का जो पिक्चर टाइप का दिया हुआ है पूरा नोट करके वहां पढ़िएगा। उसमें तो टोटल भारत में 114 मेजर भाषाएं हैं, जिनमें से 22 भाषाओं को हमारे अनुसूची में लिया गया है, इसलिए मैंने एक 114 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन डी में जो 15 है वो क्या है? देखिए जब आप नोट उठाइएगा, अभी आप जाकर देखिए, नोट आपके पास होगा, करेंसी पैसे, वहां पर देखिएगा 15 भाषाओं को लिया गया है। नोट में हमारे 15 भाषाएं, करेंसी पैसे वाले नोट है ना, उसमें 15 भाषा लिया गया, इसलिए मैंने 15 ऑप्शन डाला। 40 क्या है? 40 ये है कि लगभग 40% से प्लस प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं भारत में, इसलिए मैंने 40 ऑप्शन डाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते, देखिए यहां भी मैंने डाला है ऑफ दिस 22 लैंग्वेजेस आर नाउ इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने पेज 22 से ये लेकर के क्लिक करके डाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच लैंग्वेज इज द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। मतलब भारत में द्वितीय सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ठीक है, तो सबसे अधिक तो बोली जाती है हिंदी, आप लोगों को पता होगा, और मैंने पहले भी अभी जस्ट बताया है। तो 40.2% लोग हिंदी बोलते हैं। ये डेटा किसका है? ये डेटा है 91 का, याद रखिएगा। 1991 का जो हमारा सेंसस हुआ था उसके आधार पर ये चैप्टर दिया हुआ, बहुत पुराना सिलेबस है, कोई बात नहीं, लेकिन नया सिलेबस आएगा, फिर नया जनगणना भी होगा, तो भाषा वगैरह सब कुछ नए आएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग को यही स्टडी करना है। तो द्वितीय मोस्ट भाषा कौन सा होगा? तो ऑप्शन आपके पास बांग्ला, मराठी, तमिल और तेलुगु। तो कौन कौन सा होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर होगा आपको जाकर के बांग्ला, ऑप्शन ए। और कितना है वो? 8.3 है, याद रखिएगा कितना है? 8.3। तमिल का कितना है? तमिल का याद रखिएगा 6.3% है, 6.3। तेलुगु का है 7.9%। मराठी का मैं भूल रहा हूँ, आई थिंक 6 पॉइंट समथिंग है वो, या फिर 7.5 है। यस, मराठी का 7.5% है, तो बांग्ला का हो गया 8.3%, मराठी का 7.5%, तमिल का हो गया 6.3% और तेलुगु का हो गया 7.9% लोग भाषा बोलते हैं भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते देखिए, मैंने लगाया है वो चार्ट दिया होगा पेज नंबर 22 में जाकर देखिएगा, वो चार्ट दिया हुआ है कि टोटल भाषा जो है कौन कितने भाषाएं बोली जाती है, परसेंटेज के हिसाब से दिया गया है। ठीक है, तो बांग्ला 8.3 है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पस वाज टू बी स्टॉप्ड। मतलब हमारे संविधान के अनुसार किस वर्ष को अंग्रेजी को एक ऑफिशियली भाषा के रूप में प्रयोग करने से रोका गया था? ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है 1947, दूसरा ऑप्शन है 1950, तीसरा ऑप्शन है 1965, चौथा ऑप्शन 1971। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1965 है। ये मैंने पेज नंबर 20 से लिया, याद रखिएगा, एनसीईआरटी बुक, राजनीति शास्त्र, सिविक्स,
क्लास 10 के पेज नंबर 20 से क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। अच्छा, 1947 में क्या हुआ था, आजाद हुआ था। 1950 में संविधान को अपना लिया गया था और हमारे उसे लागू कर दिया गया था, ठीक है। 1965 में ये हुआ था, रोका गया। 1971 में क्या हो गया था, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में शुरू हो गया था, आप लोगों को पता होगा क्या हुआ था, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा लगाया है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पस वाज टू स्टॉप इन 1965, ठीक है, यहाँ देखिए 1965, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 करता है, when power is taken away from the central and the state government and given to the local government, what is this called? मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आपको पावर ले करके लोकल गवर्नमेंट को यदि देती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग। आपके पास चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कहता है सेंट्रलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है डिसेंट्रलाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है पावर ऑफ रिलीजन, हाँ, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा डिसेंट्रलाइजेशन, इसको डिसेंट्रलाइज करते हैं हम लोग, ठीक है, ये विकेंद्रीकरण करते हैं, केंद्रीकरण नहीं, केंद्र मतलब एक ही एक लोगों के पास फिक्स रहना, लेकिन विकेंद्रीकरण उसे बांटते हैं, तोड़ते हैं, पावर शेयरिंग करते हैं। फेडरलिज्म क्या है, पावर शेयरिंग, यही ना, सत्ता का साझेदारी करना। चैप्टर फर्स्ट वन क्या समझाया, यही समझाया मैं, ठीक है, विकेंद्रीकरण पर ही वो टॉपिक बना हुआ है पूरा, पावर शेयरिंग, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। ये मैंने कहां से लिया पेज, ये पेज मैंने 24 से लिया, यस पेज नंबर 24 से लिया, देखिए मैंने यहाँ पे लगाया भी है, when power is taken away from the central and state government and given to the local government, it is called decentralization, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, याद रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, वेयर अमंग द फॉलोइंग डिड इंडिया कंडक्ट इट्स न्यूक्लियर टेस्ट, मतलब कहां पर भारत, निम्नलिखित में से कहां पर भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था, कब हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कहता है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है विशाखापट्टनम, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है पोखरण राजस्थान। सबको पता होगा, इकलौता ऑप्शन है, ठीक है, डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन डी पोखरण राजस्थान। ये मैंने कहां से लिया है, क्वेश्चन नंबर 19 को मैंने पेज नंबर 18 से लिया, सबसे टॉप में जाकर देखिएगा, वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, पोखरण राजस्थान में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करवाया था, सबके दबाव के बावजूद उन्होंने ये काम किया था, ठीक है, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए ये सब करना पड़ जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पोखरण, पोखरण, ठीक है, द प्लेस वेयर इंडिया कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट इन राजस्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, सॉरी 20 कहता है, अच्छा ये मैंने एक्सरसाइज से लिया, मैच द फॉलोइंग, चलिए मैच करते हैं फटाफट। यूनियन ऑफ इंडिया क्या जाएगा, क्या मेयर जाएगा, गवर्नर जाएगा, सरपंच जाएगा, पीएम जाएगा, प्राइम मिनिस्टर, यस। तो ए का 1 का ए होगा, तो 1 का ए पहले ही चेक कर लेते हैं, चलिए ऑप्शन सी मुझे मिल रहा है, इकलौता ही है, और आगे मिला लेते हैं, स्टेट का क्या जाएगा, गवर्नर जाएगा, 2 का सी भी मिल रहा है ऑप्शन सी में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जाएगा मेयर, ये भी मिल रहा है, तो ग्राम पंचायत इकलौता बचा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी, मतलब एक का ए, 1 का ए, 2 का सी, 3 का डी और 4 का बी सरपंच, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ओके थैंक यू, आज इतना ही मैंने क्वेश्चन टाइप किया है, वक्त लगता है, टाइम लगता है, धीरे धीरे सब मैं करता हूँ, और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मैं धीरे धीरे लेकर के सब आता जाऊंगा, पार्ट पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में बना रहा हूँ, मैं हर सब्जेक्ट के लाऊंगा धीरे धीरे, ये भी शुरुआत है, न्यू चैनल है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए, और सुरक्षित रहिए घर पर, लॉकडाउन का टाइम है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिएगा, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग, थैंक यू।